हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल बाबा पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू रीड एनी बेयर एक्ट। दोस्तों, कई लोग होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है बेयर एक्ट को पढ़ने में, या कई लोग होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि कोई भी बेयर एक्ट पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि उसको बनाने के पीछे का पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या है। आपको ये पता करना चाहिए कि लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को क्यों एनेक्ट किया है। और मैं आपको बता दूं, हर बेयर एक्ट का जो ऑब्जेक्ट या पर्पस होता है वो उसी के अंदर लिखा होता है स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसआरए की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिफाइन करता है इस एक्ट को। सेकेंड पॉइंट हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के अंदर आपको इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लॉज देखने को मिलता है, जो डिफाइन करता है या एक्सप्लेन करता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज हुए हैं बेयर एक्ट के अंदर। और अगर कोई ऐसा टर्म है जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है बेयर एक्ट के अंदर तो आपको उसको जनरल क्लॉज एक्ट 1891 से रेफर करना होता है समझने के लिए। थर्ड पॉइंट हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है आपको सेंटेंसेस को पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ना है। क्या होता है, कई सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या लेंदी होते हैं, तो कई लोग उनको पढ़ने में या उनको देखकर घबरा जाते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको स्लोली रीड करना है सेक्शन को। कॉमास का ध्यान देना है और पेशेंस रखते हुए पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको सेक्शन को याद करने में या समझने में आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हमें बेयर एक्ट पढ़ते वक्त कुछ टर्म्स होते हैं जिन पर हमें स्पेशल अटेंशन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। मे, शाल, एंड, और, शुड, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको समझने के लिए लें तो अगर जैसे कोई सेंटेंस है कि एवरी हाई कोर्ट शाल, तो इसका मतलब ये हुआ कि शाल का मतलब यहाँ पर मैंडेटरी है कि हाई कोर्ट को ऐसा करना ही पड़ेगा। और अगर वहीं पर अगर एवरी हाई कोर्ट मे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मे मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट की, वो करना चाहे तो ठीक और नहीं करना चाहे तो ठीक, इट डिपेंड्स ऑन हाई कोर्ट। और अगर हम बात करें एंड की तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडीशन है तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर दो कंडीशन के बीच में एंड दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन को हमें साथ में फुलफिल करना होगा, तभी वो अप्लाई होगा। और अगर बात करें और की तो दोनों में से कोई एक की तो आप सब जानते ही। पॉइंट हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि एक लॉ स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको, जब बेयर एक्ट के अंदर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। तो आज हम उस बारे में भी बात करने वाले हैं। फर्स्ट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन या क्लॉज, या फिर हम सबसेक्शन ले लेते हैं कोई भी, तो इसका मतलब होता है कि इस एक्ट में किसी बात के होते हुए भी, मतलब ये सेक्शन जिसमें ये लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग वाला क्लॉज, तो ये प्रिवेल करेगा ओवर अदर अगर कहीं पर कुछ कॉन्ट्ररी दिया है तो। सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसका मतलब होता है कि कहीं कुछ और दिया है तो वो प्रिवेल करेगा ओवर दिस। नॉट स्टैंडिंग और एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड ये दोनों ही अपोजिट चलते हैं। थर्ड, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस कंटेन इन सीपीसी या सीआरपीसी फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब होता है कि सीआरपीसी या सीपीसी के प्रोविजंस को बिना अफेक्ट करे या हार्म करे इनको पढ़ा जाए। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।